बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नए आगाज़ के साथ तो हाजिर हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान में मैं माया खान आपकी खिदमत में हाजिर और मैं शाहज़ेब अहमद। और हम लोग आज प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं एक बहुत ही अफसोसनाक खबर के साथ। हमें नहीं मालूम था कि जुमेरात के बढ़ते हुए लम्हात हमारे लिए इस तरह की खबर लेकर आएंगे। शाहज़ेब, हमने जिस तरीके से गुज़िश्ता रोज़ देखा लाहौर में एक अफसोसनाक वाक़या, एक धमाका हुआ और उस धमाके के नतीजे में तकरीबन 2 अफराद ऐसे जिनकी तस्दीक हो गई है जो इसमें जाँ बाग हो गए, जबकि मुतादिद ज़ख्मी है। जबकि ये भी बताया जा रहा है जो अब तक की इतलात हैं कि 4 की हालत भी तशवीशनाक है, जो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है। और तहकीकात चल रही हैं, तहकीकात की जा रही हैं, लेकिन जो एक छोटा सा बच्चा वहाँ पर गया था, बताया जा रहा है कि उसका जो ताल्लुक है वो कराची से है और वहाँ पर वो गया हुआ था। कुछ अरसे बाद उसने वापस जाना था, मुजफ्फराबाद की तरफ भी जाना था। 9 साल का बच्चा, हाँ। और वो अपनी फैमिली के साथ था, वो भी इस हादसे का शिकार हुआ, इस धमाके का शिकार हुआ और इसके नतीजे में वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। जो बताया जा रहा है अब तक की जो तहकीकात हुई हैं, ये बारूदी मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। इर्द गिर्द के इतने ज़ोरदार धमाका था कि इर्द गिर्द की जो इमारतों के शीशे थे वो टूट गए और एक भगदड़ मच गई वहाँ पर। जो जख्मी थे वो भी फुटेज में देखे जा सकते हैं, CCTV फुटेज भी सामने आई। उसके बाद तहकीकात का आगाज़ किया गया है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के मुताबिक इस वक्त कोशिश की जा रही है तमाम कैमरास की जो फुटेज है वो निकाली जा सके और देखा जा सके कि ये कड़ियाँ कहाँ जाकर मिलती हैं। धमाकों के फुटेज में आप देख सकते हैं कि आसपास के जितनी भी कुछ व्हीकल्स थी या शीशे थे वो भी तबाह हो गए, लेकिन साथ साथ शाहज़ेब दिमाग और दिल इस बात की सोच के साथ जो है वो एक सवाल उठता है और वो ये है कि करने वाले जो जालिम हैं या जो भी हैं उनको मजलूम के साथ, बेगुनाहों के साथ ये जुल्म करने से कौन से। और अफसोसनाक खबर यह है कि अब 2 नहीं 3 अफराद जाँ बाग हो चुके हैं। अल्लाह अकबर। अभी शाहज़ेब कह रहे थे जैसा कि ज़ाहिर है बताया जा रहा है बार बार कि जो ज़ख्मी हैं उनकी हालत बहुत तशवीशनाक है और इसी वजह से अब ये खबर भी आ रही है कि जाँ बाग होने वालों की तादाद 3 हो गई है, जिनमें एक 9 साल बच्चा जिसका हम जिक्र कर रहे थे वो भी शामिल है। तो फिर शहर में कितना खौफ और हिरास और फैल गया होगा, लोग कितने और डर चुके होंगे, पूरे पाकिस्तान में कितने लोग खौफजदा हो गए होंगे कि कहीं खुदा न खास्ता अगला जो शहर हो, अगला जो एरिया हो वो हमारा ना हो। ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है। इसी वजह से हमारे तमाम सिक्योरिटी इदारे और जितने भी मुतल्लिका इदारे हैं वो सर जोड़ कर बैठे हैं, तहकीकात की जा रही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ भी हम आगे ना देखें और ये यहीं पर रुक जाए। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं और अगली स्टोरी शामिल करते हैं सुबनामे में। अगली स्टोरी प्रियंका कुमारा के हवाले से है। वो श्रीलंकन शहरी जिसका कत्ल हुआ और अब उसकी तहकीकात में एक पेशरफ्त भी हुई है। पेशरफ्त में बताया जा रहा है कि पुलिस ने 7 मरकजी मुल्ज़िमान के जो हतमी किरदार है उसका तयन कर लिया है और इसमें तमाम जो मुल्ज़िमान हैं, अगर उनके बारे में मैं आपको बताऊं तो मुल्ज़िम इमरान और उमैर ने प्रियंका पर कैंची से वार किए। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि मुल्ज़िम तैमूर ने ईंट का ब्लॉक प्रियंका पर मारा, जबकि मुल्ज़िम अली असगर ने लाश को आग लगाई। इसके साथ 2 मुल्ज़िमान ऐसे थे जो दरवाजे से हुजूम को उकसाते रहे, बुलाते रहे, उनका भी तयन कर लिया गया है। जबकि 7 मुल्ज़िमान ने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया है कि ये तमाम 7 मुल्ज़िमान इस जुर्म में जो है वो शामिल थे। उन्होंने ये इस तरीके से इस शहरी का कत्ल किया। एक बार फिर हम सब की तरफ से प्रियंका कुमारा की फैमिली, उनकी बेवा, उनके बच्चे और उनकी पूरे अहल खाना के लिए हमारी तरफ से ढेरों ताज़ियत और बहुत सारी दुआएं कि इस वक्त से आप गुजर चुके हैं, क्योंकि जब जब ये खबर रिपीट होगी, जहाँ जहाँ इसकी अपडेट्स मिलेंगी, आप उसी दर्द और उसी कर्ब से गुजरेंगे। जाने वाले के अल्लाह पाक मामलात आसान फरमाए। कोरोना के खिलाफ मौसर हुकूमत अमली। शाहज़ेब, हम कोरोना के हवाले से दुनिया में पाकिस्तान के हवाले से एक बहुत इमेज जो है वो अच्छा क्रिएट हो रहा है। बिल्कुल ऐसे कि हम जैसे कि जिक्र कर रहे हैं सुबनामा में, और हम अब आपको ये बताते चले कि कोरोना के खिलाफ मौसर हिकमत अमली रही पाकिस्तान की, और अब इसको एडमिट किया जा रहा है दुनिया की जानिब से। और एक तरह से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने जो भी मौसर इकदाम किए वो काबिल तारीफ है। जबकि पाकिस्तान ने इकोनॉमिस्ट नॉर्मलसी इंडेक्स में दूसरी पोजीशन भी हासिल की है, जो
के बाद अच्छी खबर है। बिल्कुल। इससे हम ये कह सकते हैं कि तमाम वो इक्तिसादी और मुआशरती सरगर्मियों की बहाली के लिए मौसर इक़दाम जो पाकिस्तान ने किए थे, अब उसका फल पाकिस्तान को मिल रहा है। और जिस तरीके से हमने कोरोना का मुकाबला किया और मुश्किल हालात में मुकाबला किया, अपनी मईशत को भी बेहतर करने की कोशिश की, वो वाकई काबिल तारीफ। शाज़ेब, इसका मतलब है कि हमारी कोरोना के हवाले से प्रिकॉशनरी मेजर्स का एक अच्छा रिकॉर्ड भी बन रहा है और इसमें तकरीबन कोई 50 ममालिक भी शामिल 50 ममालिक शामिल थे। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि कोरोना वबा के दौरान और कोरोना वबा के बाद जो हमारे इक़दाम थे वो बहुत अच्छे थे, उसको सराहा जा रहा है, दुनिया भर में अब सराहा जा रहा है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शाज़ेब और मैं आपको याद दिलाना छोड़ दें, वैक्सीनेशन जरूरी है, मास्क जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, गैर जरूरी कहीं मत जाएं प्लीज। ये चैलेंज का हमें अभी सामना है। लेकिन एक और चीज शाज़ेब के हुआ कि सोने की कीमतें कुछ अरसे पहले जो है वो नीचे आई थी, तो हमने सोचा कि चलो कुछ कब आई थी, मैं कभी नहीं सुनता नहीं आई थी, थोड़ी सी नीचे आई थी और अब फिर बढ़ गई है। खैर, हम बाबा ही सुनते हैं कि सोने की कीमत ऊपर चली गई, एक बार फिर ऊपर चली गई है। सोने की फी तोला कीमत में 700 रुपए का इजाफा हो गया है और जो अब नई कीमत है वो 1,25,900 रुपए हो चुकी है। सोना महंगा हो गया, फिर सोना महंगा हो गया और जो वैसे सोना है वो बहुत कम हो गया और जो वैसा सोना जो पहनने वाला है वो बहुत महंगा हो गया। अच्छा शाज़ेब, 5G टेक्नोलॉजी को लेके बहुत सारी न्यूज आती रहती है, कभी कोई कॉन्स्पिरेसी आ रही होती है, कभी कोई डॉक्यूमेंट्रीज आ रही होती हैं और अब ये 5G को लेकर अमेरिका की तरफ से कोई खबर आ रही है? बिल्कुल, ये मुतादिद जो इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं उन्होंने अमेरिका के लिए फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल करने की धमकी दे दी है। और साथ में आपको ये बताएं कि मुत्तहिदा अरब अमारात, भारत और 2 जापानी एयरलाइंस हैं जिन्होंने 5G टेक्नोलॉजी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना होने की सूरत में अमेरिका के लिए सर्विसेज रोकने का ऐलान किया है। और सबसे पहले यही कहा है कि तहफ़्फ़ुज़ात हमारे तमाम दूर किए जाएं, उसके बाद हम जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो जारी रखेंगे। लेकिन अभी तक उन्होंने धमकी दी है, ये मुअत्तल किया नहीं गया है। इससे आपको बता दें कि मुताबिक इंटरनेशनल एयरलाइंस को टेक्नोलॉजी में मुदाखलत पर ये जो खदशात है, एब्सोल्युटली कोई रिजर्वेशंस हैं जिनका अभी तक उनको जवाब नहीं मिला है, मगर रिजर्वेशंस क्या होंगी और वो क्लैरिटी में कैसे आएंगी उसके लिए भी ऑब्वियसली आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में हम अपडेट करते रहेंगे। और PSL की बात करते हैं, PSL कुछ दिनों में शुरू होने वाला है, बहुत सारे शोर एक हफ्ता बाकी रह गया, एक हफ्ता बाकी रह गया है और साथ साथ उसके बहुत सारी चीजें जो जहन में, और जैसे दिन करीब आ रहा है, जैसे जैसे PSL करीब आ रहा है, लोगों के जहनों में सवाल आ रहा है कैसे होगा, किस तरह होगा, क्या जाना चाहिए, सेफ है कि नहीं है, अच्छा चलो ये करते हैं। और बहुत धड़कनें तेज हो रही हैं। हाँ, दिल की धड़कनें घोड़ों की तरह दौड़ करके। और हम देख रहे हैं कोरोना की वजह से जो सूरत हाल बनती जा रही है, कोविड केसेस में इजाफा भी हो रहा है, तो हम सबको तशवीश है, हम सब फिक्रमंद हैं कि PSL वैसी कामयाबी से हम उम्मीद करते हैं जारी रहे और सब लोग सेफ भी रहें। क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि 20 में से 12 खिलाड़ियों को खिला लिया जाए और उनसे मैच शुरू कर दिया जाए। तो इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। साथ में हमने आपको ये भी बताया था कि PCB के कुछ ऑफिशियल्स भी हैं जो कोरोना के शिकार हो गए थे, इसके साथ खिलाड़ियों के कुछ अहले खाना भी हैं जो कोविड का शिकार हो गए। तो इस सारी सूरत हाल में हम जानना चाहते हैं और ये पूछना भी चाहते हैं जो हमारे साथ मौजूद है कि आगे क्या होने वाला है। सीनियर स्पोर्ट्स तजज़ियाकार मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेरे को खुशामदीद करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। मिर्जा साहब, क्या होने जा रहा है? हम सब की दिल की धड़कनें तो बहुत तेज हैं और हम उम्मीद तो यही करते हैं कि कामयाबी से शुरू हो जाए। इस वक्त क्या सूरत हाल बनती देख रहे हैं आप PSL सीजन की? जी माया, आपको और शाज़ेब दोनों को मैंने कहा ना कि सुबह खैर। और सूरत हाल यही है कि तैयारियां हैं, लेकिन अभी तक एंथम नहीं जारी हुआ। हैरत है, आतिफ असलम और आयमा बेग ने जो गाया है, आज 21 जनवरी हो गई और 27 जनवरी से PSL का आगाज होने वाला है। वो हाइप नजर नहीं आ रही जो गुज़िश्ता 6 PSL का खासा रही है कि जब कटआउट्स भी लगे होते थे कराची में और लोगों में जोश व खरोश भी बेपनाह होता था। शायद उसकी बुनियादी वजह यह है कि कोविड के ओमिक्रॉन के जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं कराची में, उसकी वजह से भी या दीगर और भी वजूहात हैं। PSL पर ओमिक्रॉन की वजह से खदशात के जो बादल मंडला रहे थे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहरहाल अब कल से लड़के जो है वो होटल में 3 दिन के लिए क्वारंटीन में जा चुके हैं। बड़ी सख्त पाबंदियां हैं लड़कों के लिए कि वो वहाँ पर एक हेल्थ डिपार्टमेंट का भी बंदा रखा गया है, बायो सिक्योर बबल रखा गया है। अगर किसी ने भी बायो सिक्योर बबल को ब्रेक किया, उनको बड़ी इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं लड़कों को। अगर बायो सिक्योर बबल को ब्रेक किया तो मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज के फाइन है उन पर के आखिरी जो है वो बाहर भी किया जा सकता है PSL से। तो बहुत सारी चीज़ें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ा कॉशियस है। लेकिन आप देखें माया कि कल कराची में तकरीबन 45-46% केसेस बढ़ गए थे ओमिक्रॉन के और मैचेस कराची में उन्हें 25% तमाशाइयों के बैठने की इजाज़त है।
8,000 लोगों के बैठने की इजाजत अच्छा, होगी। मैं यहाँ पर एक जिक्र कर दूं, हम शायकीन क्रिकेट की तरफ भी आएंगे कि इजाजत दी जा रही है वज़ीर साहब, लेकिन जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे हैं कि जो एंथम है वो अभी तक अब नहीं आया, जो एक हाइप हम हर सीजन में देखते हैं पीएसएल की, वो इस दफा नहीं बन सकी। क्या कोविड के अलावा कुछ और भी वजूहात हैं? क्योंकि कोविड तो यकीनी तौर पर चल रहा है, लेकिन ये एंथम आ जाना और वो हाइप बनाना ये तो पॉसिबल है। बात सही है शाहजेब आपकी। सबसे बड़ी बुनियादी वजह तो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त डायरेक्टर कमर्शियल के बगैर काम कर रहा है। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक डायरेक्टर कमर्शियल बाबर हामिद थे, उनको सैक किया जा चुका है और अभी तक उनकी जगह इंटरम तरीके से काम चलाया जा रहा है। अभी तक कोई परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इश्तिहार भी दिया हुआ है। और ये वही बाबर हामिद है 2 बरस कबल जिन पर बड़े इल्जामात लगे थे। 22 करोड़ रुपए की ओपनिंग सेरेमनी हुई थी नेशनल स्टेडियम कराची में 2019 की जो पीएसएल थी। तो लाजिम बात है कि बहुत सारी चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। आप देखते हैं कि इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि कमर्शियल जो डिपार्टमेंट है वो इतना मुतहरिक नहीं रहा, बॉस नहीं है उनका, और फिर कौमी क्रोन के केसेस भी जिसकी वजह से हाइप नहीं बन सकी। अब बेग साहब वही ना कि इस तरह आप कह रहे हैं ना, हाइप इतनी थी और एक हर साल एक उम्मीद होती है, एक रिफ्रेशिंग फीलिंग होती है कि ओह माय गॉड पीएसएल आ रहा है। पूरा जो हर एक घर जो होता है ना वो एक्साइटेड होता है, तुम्हारी टीम कौन सी है, तुम्हारी टीम कौन सी है। और अब वो आप सही कह रहे हैं कि वो जो एक इतनी एक्साइटमेंट लेवल होती है ना वो इस बार नहीं महसूस हो रहा। लेकिन साथ साथ ये खबर भी आ रही है बेग साहब के जिस तरह से पीसीबी के ऑफिशियल्स हैं या खिलाड़ियों या उनके अहले खाना के हवाले से कि उनमें भी हुआ, अभी शाहजेब ने भी बताया, उनमें से कोई न्यूज़ है कि किन किन को जो है वो कोरोना हो गया है या होगा, ऐसा कोई नंबर आया है या कोई इतला है? जो माया पीएसएल के जो डायरेक्टर हैं, जो कि पीएसएल के हेड हैं उस्मान बाहला, उनको और उनको भी जो है वो कोविड हो गया है। और पीसीबी के एक और ऑफिशियल है ऑन रिजवी भी कोविड हो गया। और बेशतर जो ग्राउंड स्टाफ है ये दोनों तो 10 रोज के लिए क्वारंटीन में चले गए, उस्मान और ऑन। लेकिन जो स्टाफ है पीसीबी का, उनमें से भी कुछ स्टाफ को जो है उनका कोविड टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है। तो लम्हे फिक्रिया तो है, इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल सर जोड़कर बैठ गए कि क्या स्ट्रेटजी प्लान की जाए कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े के बगैर पीएसएल का इनेकाद अमल में आ सके। तो इसलिए बड़े सख्त मैंने बताया ना कि एसओपीज जो है वो अडॉप्ट किए गए। और पीएसएल में एक तो हाइप इसलिए नहीं बनी कि एक तो ओमिक्रॉन केसेस, दूसरे डायरेक्टर कमर्शियल नहीं है, तीसरी जो बुनियादी वजह है माया मैं समझता हूँ वो ये है कि जो बड़े नाम के खिलाड़ी जो हैं वो उनके चूंकि कमिटमेंट्स हैं या वो नहीं आ रहे, जिसकी वजह से भी आप देखें कोई करंट प्लेयर जिसका बहुत बड़ा नाम हो वो नहीं आ रहा पीएसएल में। तो शायद उसकी वजह ये भी है कि शायकीन क्रिकेट की इतनी दिलचस्पी उसमें इतनी नहीं है जितनी गुज़िश्ता पीएसएल में होती थी। आपको नहीं लगता भाई साहब शाहजेब इजाजत के साथ कि जिस तरह हम अभी खबर भी बड़ी ऑब्वियसली अफसोसनाक खबर है आयमा बेग के हवाले से ऑब्वियसली, लेकिन जब आप किसी बड़े ब्रांड या किसी बड़ी एक इवेंट के साथ जुड़ते हैं तो आपका इमेज भी उसके साथ जुड़ता है और बिल्कुल वाइसा वर्सा कि आपके इमेज का असर भी उस ब्रांड पर जरूर पड़ता है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं शायकीन यहाँ भी थोड़े बहुत पुट ऑफ हो गए होंगे कि उनके हवाले से बहुत एक नेगेटिव न्यूज़ भी आ रही है, तो वो उन्होंने गाना गाया है पीएसएल का ये जो ऑब्वियसली इस बार का है, तो आपको लगता है उसका भी कोई कनेक्शन हो सकता है? बिल्कुल माया, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की, वो भी एक इसका असर पड़ सकता है। उसकी बुनियादी वजह ये कि इन्होंने तराना तो मेरे ख्याल में कोई 1 हफ्ता पहले उसकी तैयारी शुरू हो गई थी। कुछ लोगों ने अनऑफिशियल हल्की सी वीडियो भी जो है ना वो शेयर कर दी ट्विटर पर कि आयमा बेग और जो है वो आतिफ असलम गाना गा रहे हैं। शायद ये भी बुनियादी वजह हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में ये वजह नहीं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत पहले डिसाइड कर लिया था कि आतिफ असलम और आयमा बेग गाएंगे। आपको पता है कि पहले तीनों जो पीएसएल हुई उन तीनों में जो ऑफिशियल सॉन्ग थे वो अली जफर ने गाए। फिर उसके बाद जो पीएसएल हुई उसमें ऑफिशियल सॉन्ग फवाद खान ने गाया जो चौथी पीएसएल थी। 5वीं पीएसएल में अली अजमत ने गाना गाया और आसिम अजहर थे। और फिर उसके बाद 6ठी पीएसएल में आप देखें जो गुज़िश्ता बरस हुई वो आयमा बेग थी, नसीबुल लाल थी और स्टनर्स थे। तो इस मरतबा भी आयमा बेग का उन्होंने इंतखाब किया, लेकिन एक फैक्टर ये हो सकता है। ठीक है, ठीक है। साहब हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरीके से वो भी जिक्र कर रहे हैं
हम तो खैर उम्मीद करते हैं कि PSL उसी तरह कामयाबी से और उस तरह हाइप के साथ हो और हम सब PSL जैसे एंजॉय करते हैं वैसे ही करें। बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब, आपने मैं सुबह सवेरे पाकिस्तान में ज्वाइन किया। तो थैंक यू सो मच बेग साहब, थैंक यू। सो मुझे याद नहीं रहा शाह से पूछना, मैं 2 दिन से कह रही हूँ शाह से पूछूंगी व्हिच टीम आर यू सपोर्टिंग? डोंट से लाहौर कलंदर। ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और अब हम जिक्र कर लेते हैं, जैसे कि हम बता रहे हैं कि कोविड की वजह से भी कुछ मुतासर हो रहा है PSL, लेकिन हम नहीं चाहते कि आगे जाके ये ज़्यादा मुतासर हो और हम चाहते हैं कि PSL मैचेस शेड्यूल के मुताबिक वैसे ही चलें। खैर, लेकिन इसके साथ ये बताना ज़रूरी है कि शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मुख्तलिफ शहरों में हम देख रहे हैं पाकिस्तान के जो शरह है मुसलसल बढ़ती जा रही है और अगर ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें तो 11.55% जो है वो शरह रिकॉर्ड की गई है और 29,042 कोरोना वायरस के मरीज इंतकाल कर गए हैं अब तक जो बताए जा रहे हैं। सीरियसली इट्स वेरी गेटिंग एक्सट्रीमली सीरियस बिकॉज एक के बाद एक शहरी जो है और वो इफेक्ट हो रहा है। और ये वाली बात नहीं है कि आज हम बोलेंगे तो ऑब्वियसली 10-12 दिन बाद अगर उसका रिजल्ट आएगा। बेसिकली जो अब शरह इतनी बढ़ गई है उसका यही है कि अब तक के पिछले 1 महीने के अंदर इसमें जो है ना वो इररिस्पॉन्सिबिलिटी का या नॉन सीरियसनेस का जो है वो मुजाहरा हुआ है, जिसका ऑब्वियसली रिजल्ट जो है वो इतने दिनों बाद इस तरह से। और इंतजामिया अभी भी ये कह रही है कि शहरी को महफूज रखना है, हिदायत जारी कर रहे हैं और आप लोगों को यही कह रहे हैं कि मास्क का इस्तेमाल करें, वैक्सीन लगवाएं। तो इस सारी सूरत पर हम बात भी करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पार्लियामेंट्री बराए से है डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा। नौशीन साहिबा आपको खुशामदीद कहेंगे। नौशीन साहिबा, जो सूरत इस वक्त बनती हम जा रही है और हम देख रहे हैं कि कोरोना केसेस में मुसलसल दोबारा इजाफा हो रहा है, इसकी वजह आप क्या समझती हैं? इस बार एक बार फिर लोग वैक्सीनेटेड तो हैं लेकिन फिर भी वजूहात क्या हैं कोविड केसेस की बहुत ज़्यादा बढ़ने की? इसमें अब बिल्कुल इस वक्त पाकिस्तान अपनी 5वीं लहर में से गुजर रहा है और ये 5वीं लहर जो है ये पिछली चार जो हमारी वेव्स थी उनसे ये ज़्यादा केसेस जो हैं इसमें रिपोर्ट हुए हैं। हम जितनी हमारी पीक्स उन 4 लहरों में आई थी, ये 5वीं लहर उनको एक्सीड कर चुकी हुई है ऑलमोस्ट। और जितना तेज़ी से केसेस में इजाफा हुआ है क्योंकि ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये बहुत तेज़ी से फैलता है और इसीलिए हमने देखा है कि दिनों में जैसे दिसंबर के आखिर में जो शरह हमारी 1% से भी नीचे थी वो 2-3 हफ्ते के अंदर ही जो है वो आज हमारी जिस तरह से इस्लामाबाद में तकरीबन 20 को टच कर गया है, कराची में 40 को टच कर गया है। ओवरऑल मुल्क की शरह भी जो है वो भी 13-14% के करीब चली गई है। तो ये ओमिक्रॉन बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इस वक्त मैं समझती हूँ कि सिचुएशन बहुत तशवीशनाक है। हुकूमत ने जो पाबंदियाँ लगाई हैं लोगों को चाहिए कि उसके ऊपर सख्ती से अमल दरामद करें, एहतियाती तदाबीर को अपनाएं और वैक्सीनेशन जल्द से जल्द अपनी कराएं क्योंकि वैक्सीनेशन जो है वो इवेंचुअली हेल्प इस तरह से कर रही है कि अगर वैक्सीनेशन के बावजूद आपको अगर कोविड होता भी है तो वो बहुत माइल्ड फॉर्म का होता है, अर्ली रिकवरी होती है, सीरियस डिजीज नहीं होती, हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता। जी बेशक ऐसा है। डॉक्टर साहबा, तो आपको लगता है अभी कहा तशवीशनाक हो चुकी है इस वक्त, वाकई बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं एंड आई रियली होप कि आज आपको सब सुने और सीरियसली लेना भी शुरू करें। तो क्या हम समझ रहे हैं कि ट्रैवलिंग में क्या सफरी पाबंदियां अब लगने का कोई चांसेस डेवलप हो रहे हैं? जी डॉक्टर साहबा। जी देखें, इस वक्त तो पूरी दुनिया ही जो है वो इसमें इफेक्ट हुई हुई है इससे, मगर जो साउथ अफ्रीका जो सबसे पहले इफेक्ट हुआ था, जहाँ सबसे पहले पीक आई थी, वहाँ अब केसेस जो हैं वो कम होना शुरू हो रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये 4 से 6 हफ्ते तक ये केसेस बढ़ते हैं, उसके बाद इनकी जो है इनमें कमी शुरू होती है। तो पाकिस्तान अभी अपने 3रे हफ्ते में है, इसका ये मतलब है कि हमें 1 महीना कम से कम और जो है हमें इस किस्म की सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा। हॉस्पिटल्स पे बर्डन पड़ सकता है, मगर कंपैरेटिवली पिछली वेव्स के डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले में ओमिक्रॉन की हॉस्पिटल एडमिशंस अभी तक जो हैं वो कंपैरेटिवली कम है कंपेयर टू नंबर ऑफ केसेस रिपोर्टेड। तो मगर बहरहाल पाबंदियां कुछ लग गई हैं और अगर इसी तरह से शरह बढ़ती रही तो मजीद पाबंदियां लग सकती हैं। जी नौशीन साहब, जैसे कह रही हैं अगर हम कंपैरिजन करें डेल्टा वेरिएंट से या जो दीगर वेरिएंट्स पहले आए हैं, हम ये कह सकते हैं कि इसकी सिवियरिटी कम है ओमिक्रॉन की अगर कंपैरिजन किया जाए तो? जी अभी तक तो जितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं उनके अंदर सिवियरिटी कम है और जिस तरह से जो इनिशियल डाटा हमने कराची के हॉस्पिटल से इकट्ठा किया था उसमें हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स जो थे
उनमें 80% पेशेंट्स वो थे जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई हुई थी। तो इसलिए वैक्सीनेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मेरा ख्याल है हम लोग को करना चाहिए। हुकूमत भी कोशिश कर रही है कि जल्द अज जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, मगर बहरहाल ओमिक्रॉन की सिवियरिटी जो है वो अभी तक कम है। मगर अगर किसी इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर है, उसकी इम्यूनिटी कम है, तो ये उसको भी सिवियर तरीके अफेक्ट कर सकता है। जी, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, मगर अभी तक यही समझ में आ रहा है कि ओमिक्रॉन 5 डेज के अंदर जो है ये माइल्ड सिम्टम्स के साथ जो है रिकवरी हो रही है। जी सही है। पार्लियामानी सेक्रेटरी बराए सेहत नौशीन अहमद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। बहुत शुक्रिया आपका नौशीन साहिबा, आपने हमें सबसे पहले पाकिस्तान में ज्वाइन किया और ये तमाम चीज़ें शेयर करना बहुत ज़रूरी है। शहज़ेब यानी कि डॉक्टर साहब ने जो कहा है वो ऑब्वियसली एक पॉइंट इन्होंने किया है, मैं आप लोगों को ब्रेक के बाद बताऊंगी और हम शेयर करेंगे, रहेगा हमारे साथ। तो क्या और खबरें हैं जो अभी आपको देखनी है सबसे पहले पाकिस्तान में, उसके लिए करना पड़ेगा थोड़ा इंतजार। वी विल बी राइट बैक। जरा कराची एक्सचेंज की भी जो है वो खबर देंगे, बहुत ही जबरदस्त स्टार्ट हुआ है शाहज़ेब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल, हम उतार चढ़ाव देखते रहते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन मुस्बत रुझान देखने में आ रहा है। 100 इंडेक्स में 90 पॉइंट इजाफे से 44,915 की सतह पर ट्रेड किया जा रहा है। इस पर हम मजीद बात कर लेते हैं शराज अहमद से। जी शराज, बताइएगा स्टॉक मार्केट के हवाले से। जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते का आज आखिरी रोज़ है और ट्रेडिंग के आगाज़ के साथ ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत आगाज़ देखा गया था और ट्रेडिंग के आगाज़ के साथ ही 90 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया था, जो कि बढ़ते बढ़ते अब जो है वो 150 पॉइंट्स की सतह अबूर कर चुका है और इस वक्त 100 इंडेक्स 45,000 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड होता हुआ देखा जा रहा है। इस हवाले से फॉरेक्स डीलर से जब हमारी बात हुई, जो ब्रोकर्स हैं उनसे हमारी बात हुई, तो उनका ये मौक़िफ़ है कि प्रॉफिट सेलिंग की वजह से गुज़िश्ता कई रोज़ से हम देख रहे थे कि स्टॉक मार्केट में जो गिरावट है वो देखी जा रही थी, लेकिन आज जो है वो शेयर्स की खरीदारी में काफ़ी ज़्यादा इजाफा जो है वो नोट किया जा रहा है और इसी वजह से स्टॉक मार्केट का आगाज़ जो है वो मुस्बत देखा गया। पूरे हफ्ते की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव का जो सिलसिला है वो रिकॉर्ड किया गया। पूरे हफ्ते के दौरान पीर से लेके अब तक 850 से ज़ायद पॉइंट्स की जो कमी है वो देखी गई थी और 100 इंडेक्स 44,000 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड होता हुआ देखा जा रहा था। इसी हवाले से जो गिरावट देखी गई, उसके बाद जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसमें 146 अरब रुपए की जो गिरावट है वो देखी गई और 100 इंडेक्स में की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 7,700 अरब रुपए की जो सतह पर है वो ट्रेड होती हुई हमें दिखाई दी। इस हवाले से ब्रोकर से जब हमारी बात हुई तो उनका ये मौक़िफ़ है कि एक तरफ कोरोना की जो खबरें आ रही थी उसकी वजह से भी सरमायाकार काफ़ी ज़्यादा मोहतात रवैया अख्तियार किए हुए हैं और इस एक तरफ केसेस में मुसलसल इजाफे की वजह से लॉकडाउन की जो खबरें हैं वो भी जो है गर्दिश कर रही हैं। इसीलिए जो ब्रोकर्स हैं, जो सरमायाकार हैं, वो शेयर्स की खरीदारी में उस तरह से दिलचस्पी नहीं ले रहे। अलबत्ता प्रॉफिट सेलिंग की जो सिचुएशन है वो हमें दिखाई दे रही है। छोटे छोटे शेयर्स खरीदे जा रहे हैं, छोटे छोटे शेयर्स बेचे जा रहे हैं और रोजाना की बुनियाद पर 300 से 400 पॉइंट्स की जो मार्केट में अप एंड डाउन है वो मुसलसल देखी जा रही है। आज स्टॉक मार्केट में हम देख रहे हैं कि मुस्बत रुझान देखा जा रहा है और उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले दिनों में भी यही रुझान देखा जा सकता है। जी ठीक है, स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान देखा जा रहा है। शराज अहमद, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस बारे में, थैंक यू वेरी मच। और हम कारोबारी दिन हफ्ते का आखिरी दिन है, अच्छा गुजरा और ये जिस नंबर्स पे और जिस ऑब्वियसली जिस नंबर पे जाके क्लोज होगा आज का, डेफिनेटली फिंगर्स क्रॉस्ड कि बिकॉज हफ्ते का लास्ट दिन होता है और बहुत ही लोगों की नजरें जो होती हैं वो सारे नंबर्स पर होती हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू कराची स्टॉक एक्सचेंज। और अब हम चलते हैं अपनी आखिरी खबर की तरफ और अब हम जिक्र कर रहे हैं बच्चों की जिस्मानी और जहनी सेहत, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है जब बच्चे प्राइमरी स्कूल्स में होते हैं और वो इतने भारी बैग कैरी करते हैं जिसके अंदर तकरीबन 10 से 12 बुक्स होती हैं, उनकी कॉपीज होती हैं। उनके लिए इतना वजन उठा के स्कूल जाना बहुत मुश्किल है और वो सिर्फ मुश्किल नहीं है
तर्स तो खैर आता ही है, ये उनकी ज़हनी दबाव में इजाफा करता है, उनकी जिस्मानी जो हम देखते हैं कंडीशंस हैं वो मसाइल उनके बढ़ जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं 2-3 क्लास के, प्रेप क्लास के, उनके इतने बड़े भारी बैग्स होते हैं। वो यार देख देख के बच्चों को यार एक तो अपना वजन माफ कीजिएगा वो उठाएंगे या वो अपने जो कहते हैं ना बस्ते का वजन उठाएंगे, इतनी भारी भारी बस्ते होते हैं बच्चों की कमरों पे, और ऑब्वियसली नन्ही सी उनकी वो एक जान होती है उस पे, वो कहते हैं ना कंधा है ना था, वहाँ पे इतना बोझ डालकर बच्चों को जो तालीमी इदारे हम भेज रहे होते हैं। लेकिन वफाकी वजारत तालीम बड़ा कदम उठाया गया, बड़ा फैसला उठाया, वैसे ये बड़ा ही कोई मतलब बड़ा फैसला किया गया है वफाकी वजारत तालीम की जानिब से। वफाकी सरकारी तालीमी इदारों में बस्ते खत्म कर दिए गए हैं, ये बड़ी अच्छी खबर है। मैं तो बहुत खुश हूँ बच्चों को देखकर। प्राइमरी क्लासेस तक बच्चे स्कूल बैग्स नहीं लाएंगे, जबकि बुक्स फ्री बैग्स जो प्रोग्राम है वो मुतारिफ कराया गया। अब ये मुल्क में दीगर हिस्सों में भी कब मुतारिफ कराया जाएगा या कब तक फैलेगा, इस पर हम बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है माहिर तालीम महाजबीन राफी हमारे साथ हमारे साथ मौजूद हमारे मेहमान। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने का। बतौर माहिर तालीम आप इस फैसले, माजबीन हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया माजबीन साहबा। ये बताइए कि बीइंग एन एक्सपर्ट ऑन ऑब्वियसली एजुकेशन, आप इस फैसले को कैसे देखती हैं ये जो हुआ है, और क्या ये बात सही है कि बच्चों को एक डबल कोर्सेज लेने होंगे या तो वो एक कोर्स स्कूल में और एक कोर्स जो है वो घर पर रखेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बिल्कुल जी, इस टॉपिक के ऊपर के बच्चों के जिस्मानी नशोनुमा के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, इम्पैक्ट आता है जब वो भारी बैग्स उठाते हैं और उनमें बुक्स होती हैं, तो उसका उनके कंसंट्रेशन और फोकस के ऊपर जो इम्पैक्ट है, इसके ऊपर स्टडीज अब से नहीं बहुत सालों से की जा रही हैं और इनके रिजल्ट्स हैं और वो सामने है कि इसकी क्या कोरिलेशन है और इसका क्या इफेक्ट आता है जब वो क्लासरूम में जाके बैठते हैं और पीछे से उनके नेक स्ट्रेन्स होते हैं या उनकी स्पाइन के ऊपर प्रेशर आया होता है, तो वो कितना कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो ये तो प्रूवन है कि डेफिनेटली उनके फोकस के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है। तो ये जो फेडरल गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, ये बहुत जबरदस्त है और ये मच नीडेड था और इसका डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा जहाँ पे टीचिंग एंड लर्निंग दोनों कंसर्न हैं, बच्चों के एंड पे भी और टीचर्स के एंड पे भी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि हम अक्सर देखते हैं जी बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हम अक्सर देखते हैं जो वेस्ट की अगर हम बात करें, वहाँ पर स्कूल्स में बच्चों के लॉकर्स बना दिए जाते हैं, वहीं पर किताबें रखी जाती हैं, उनको स्कूल बैग कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप समझती हैं इसी रुझान को बढ़ाना चाहिए और इसी कॉन्सेप्ट के साथ साथ काम करना चाहिए कि तमाम स्कूल्स के अंदर लॉकर्स हों, बच्चे अपने स्कूल में जाएं, वहीं से किताबें लें, पढ़ें और वापस घर आ जाएं? जी बिल्कुल बिल्कुल। और जो इन लोगों ने इनिशियल न्यूज़ आर्टिकल्स भी शेयर किए हैं, उसके अंदर गवर्नमेंट ने जो ये इनिशिएटिव लिया है उसका जो स्केड्यूल है और जिस तरीके से वो इसको स्ट्रक्चर करना चाह रहे हैं वो इन्हीं लाइंस के ऊपर है कि इनके कबर्ड्स होंगे, ये उधर ही अपनी जाके किताबें रखेंगे और कुछ किताबें घर के ऊपर होंगी और सिर्फ कॉपीज का एक्सचेंज हुआ करेगा जो कि बहुत नॉमिनल सा वेट होता है उनका। सो नेचुरली जब वो इनका जो टैगलाइन है वो भी बहुत अपीलिंग है और बहुत कन्विंसिंग है कि लाइटर बैग्स विल रिजल्ट इन ब्राइटर स्टूडेंट्स। और ये तो वर्ल्ड ओवर ये इट्स अ सेट नॉर्म वर्ल्ड ओवर है जी, बिल्कुल सही कह रही हैं, बहुत पुरानी प्रैक्टिस है, अमल करते हैं। बट आई थिंक इट वाज अबाउट टाइम कि गवर्नमेंट के एंड से भी ये चीज हो और ये बहुत बहुत अच्छा है। लेकिन आप ये कह सकते हैं देर आए दुरुस्त आए कि हमने देर तो लगा दी लेकिन जो आप कदम उठाए बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा कदम है। वो सही कह रही हैं माजबीन भी कि ऑब्वियसली पूरी दुनिया में शाजिब, अब जब बाहर के बच्चों के बारे में माजबीन हम सुनते थे कि भाई इसका तो है ही नहीं बैग्स, इसका तो सारी किताबें इसकी स्कूल में होती है, तो हम इतने हैरान होकर कहते थे ये कौन सी स्कूल है जहाँ पे बैग्स बच्चों को नहीं उठाने पड़ते और वहीं जाके वो पढ़ लेते हैं। और ये सिस्टम बहुत कम जो है वो इदारों में था, बट देन अगेन अगर इम्प्लीमेंटेशन होती है तो ये ग्रोथ का ही सबब बनेगा। कमिंग बैक टू वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माजबीन कि हमने बचपन से लेकर अब तक एक चीज सुनी है, हमारी तो अपब्रिंगिंग का ये हिस्सा रही है कि उस्ताद और बच्चा यानी शागिर्द का जो रिश्ता होता है ना, वो माँ बाप के बाद अगर कोई उस लेवल तक जाता है तो वो उसका उस्ताद होता है। तो ये एक चीज के बच्चों के किरदार पर एक उस्ताद का जो रिलेशनशिप होता है अपने स्टूडेंट्स के साथ वो कितना अहम होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं हमेशा से कहती हूँ कि सिर्फ तालीम नहीं होती है, ये तालीबियत होती है जब बच्चे स्कूल में आते हैं। और जो उस्ताद का रिश्ता है उसके तालिब इल्म के साथ वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
लेकिन जहां पे हम ये बात करते हैं कि हाँ असातिज़ा के हाथ में बहुत हद तक एक पावर होती है कि वो किस तरह से लर्निंग को शेप करती हैं, पर्सनालिटीज को बिल्ड करते हैं बच्चों की, वहां पर मैं ये भी जरूर स्ट्रेस करूंगी कि ये ट्रायंगल होता है। इस ट्रायंगल में अगर एक कोने में तालिब इल्म है और दूसरे में असातिज़ा हैं, तो तीसरे में पेरेंट्स भी हैं। तो ये तीनों जब कोने आपस में मिलते हैं ना, तो ट्रायंगल कंप्लीट होता है लर्निंग का। तो जहां पर हाँ बिल्कुल हम बहुत ज्यादा वेटेज देते हैं कि जी आपके इंस्ट्रक्टर्स क्या कर रहे हैं, आपके टीचर्स स्कूल में कैसी तालीम दे रहे हैं, लेकिन उसी की रीइंफोर्समेंट, उसी डिसिप्लिन की, उसी इम्प्लीमेंटेशन की चेंज जो आप लाना चाह रहे हो, जो आप एक लर्निंग को ग्रो करना चाह रहे हो, वो चीज रीइंफोर्स होनी चाहिए घरों से भी। सो ये जब इकट्ठा मिल जाता है ना ट्रायंगल, तो फिर आपकी लर्निंग ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। और एक चीज जरूर ऐड करूंगी कि जहां पे आपने अभी पहले बिल्कुल सही बात की कि पहले हम सोचते थे, देखते थे कि जी दूसरे ममालिक में बच्चे बैग्स के बगैर जा रहे हैं, तो ये कैसे हो रहा है। तो ये एक चेंज है। इस चेंज के लिए माइंडसेट्स को भी चेंज करना बहुत जरूरी होता है। और अगर कोई पॉजिटिव चेंज हो जिसके अंदर आपकी जिस्मानी नशोनुमा की बेहतरी हो रही है, जिसके अंदर बच्चों के अंदर मोटिवेशन लेवल इंक्रीज हो रहा है पढ़ाई की तरफ, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इस चेंज को अडॉप्ट करते हुए टाइम लगेगा और आगे से आगे और स्कूल्स भी इसको अडॉप्ट करेंगे। इट विल जस्ट टेक सम टाइम कि इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आने शुरू हो जाए। और बिल्कुल टीचर्स का बहुत इंपेरेटिव रोल है इसके अंदर, बेशक। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शाज़िब, मैं समझती हूँ कि हम साथ साथ महजबीन हमारे साथ है तो कर भी लेते हैं कि हमने अक्सर ये भी देखा है कि टीचर्स का जो रवैया होता है वो कभी कभी बच्चों के साथ अक्सर हम सुनते हैं कि बहुत नेगेटिव होता है और बहुत ही ज़्यादा उस पर ये अच्छा नहीं कह सकते, प्लेजेंट नहीं होता। वो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि ऐसा क्यों होता है? देखिए, उसके लिए बहुत सिंपल है, डिपेंड करता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, खा वो प्राइवेट हैं या वो गवर्नमेंट है, उनका अकाउंटेबिलिटी और चेक एंड बैलेंस कैसा है, आपकी विजन क्या है, आपने कैसे अपने पूरे प्रोग्राम को स्ट्रक्चर किया है और फिर आप उसके अंदर चेक एंड बैलेंसेस कैसे कर रहे हैं। ठीक है, सो एक टीचर ट्रेनिंग का जो एलिमेंट है ना, मुझे लगता है कि हमारे पूरे मुल्क में उसकी बहुत जरूरत है, प्राइवेट सेक्टर में भी एंड स्पेशली इन द गवर्नमेंट सेक्टर। टीचर ट्रेनिंग करवाएं, अपने स्ट्रक्चर्स को मजबूत तरीके से क्रिएट करें और अकाउंटेबिलिटीज रखें, चेक्स एंड बैलेंसेस, विजिलेंट रहें। तो ये वाली जो चीजें हैं जहां पर हम कहते हैं कि हमने पनिशमेंट के थ्रू या पिनलाइजेशन के थ्रू बच्चे से काम करवाना है, नहीं, आप बहुत पॉजिटिव रह के उनको पॉजिटिवली मोटिवेट करके भी बहुत अच्छा काम करवा सकते हैं और लर्निंग इंक्रीज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच तालीम। हमारे साथ मौजूद इस वक्त महजबीन राफे साहिबा, और आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। और साथ में ये खुशखबरी के साथ सबको बताएंगे बच्चे बगैर बस्ते स्कूल जाएंगे, ये बहुत ही अच्छी खबर है भाई। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आई रियली होप कि आपने सही कहा हो और अल्लाह ताला कबूल करे कि भाई और स्कूल्स भी इसको शाज़िब जो है वो उसका रिफ्लेक्शन पड़े और इसको अडाप्ट करें। बिल्कुल, अडाप्ट करना बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं और आगे चल के अगला सेगमेंट शामिल करते हैं जहाँ पर हम आगाज़ इस बात से करेंगे कि जो सलाहियतें हैं जिनसे वो मखसूस नहीं होती, आपका जिन्स कोई भी है, अगर आप में सलाहियत है, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, वो बात ठीक है कि माशरे में हम देखते हैं कि बहुत सख्तियां होती हैं और बहुत मुश्किलात होती हैं जो आपको झेलनी पड़ती हैं, खासतौर जब हम खवातीन की बात करते हैं, ट्रांसजेंडर की बात करते हैं। एग्जैक्टली, आपके पास से वही बात आ गई, इधर भी हमें माइंड सेट चेंज करने की जरूरत है। एग्जैक्टली, इधर भी माइंड सेट। तो हमने देखा कि हम जिक्र कर रहे हैं आज पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर सारा गिल साहिबा का। सारा गिल ने पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा डॉक्टर का एजाज हासिल किया है और हम उस पर उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। सारा का ये सफर कितना मुश्किल था, कितना आसान था, कितनी परेशानियां आई, ये सब हम जानना चाहते हैं। को कितने चैलेंजेस रहे हैं माया? ओह शाज़िब, मैं तो सोच नहीं सकती कि अगर हम एक आम सी बात है, शाज़िब बीइंग अ मेल, आई बीइंग अ फीमेल, अगर हमें अपने इंडिविजुअल जेंडर्स को लेकर छोटे छोटे कितने चैलेंजेस रहे बचपन से लेकर बड़े होने तक, तो एक ट्रांसजेंडर को किन किन चैलेंजेस से गुजरना पड़ता होगा तो हमें तो बिल्कुल पता ही नहीं होता। बहुत सारी चीजें सारा गिल के बारे में लोग जान रहे हैं और मेरा ख्याल है हम थोड़ा सा हम भी जानते हैं और देखते हैं सारा गिल ने अपने बारे में क्या बताया। बिल्कुल, उन्होंने खुसूसी गुफ्तगू की, क्या बातें हुई, हमारी नुमाइंदा तब आपको दिखाते हैं। ज़्यादा दर्द तब होता था जब लोग कहते थे ये झूठी है, ये नहीं कर सके। अब ये लोग भी डॉक्टर बनेंगे। MBBS मेरा एंड नहीं है, ये मैंने स्टार्ट लिया है।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं डॉक्टर सारा गिल के साथ मौजूद हूँ, जिन्होंने हाल ही में डॉक्टरेट की डिग्री जो है वो हासिल की है। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और ये पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर हैं जो डॉक्टर बनी हैं। कितनी स्ट्रगल की है सारा ने, क्या कुछ इनको सहना पड़ा, किस तरह यहाँ तक वो पहुँची, उनसे पूछते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो। शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जो सुन रहे हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स आपकी क्या इस स्ट्रगल के अंदर आई, जिसको आपने जो है बड़ी हिम्मत और हौसले के साथ जो है वो तय किया और अब आप यहाँ पर मौजूद हैं? और थोड़ा सा मुझे अपने वालिदैन के हवाले से भी बताइएगा। देखिए, मैंने जो स्कूलिंग है वो पाकिस्तान एयरफोर्स बेस मसरूर से की है और कॉलेज में बहरी कॉलेज से पढ़ी हूँ। तो यहाँ तक तो वालिदैन का अच्छा खासा सपोर्ट था, लेकिन जब पता चला या मैंने कहा कि नहीं अब मैं नहीं छुपा सकती और मैं ट्रांस हूँ और मुझे नहीं छुपाना है क्योंकि मेरे अल्लाह ने बनाया है, मैं गलत नहीं हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँ, मुझे नहीं छुपाना, तो मैं घर से महरूम हो गई। और उसके बाद की जो स्ट्रगल है वो बहुत पेनफुल थी, बहुत दर्दनाक थी। अम्मी से कांटेक्ट में थी, टच में थी मैंने इस डिग्री हासिल करने के लिए, फ़ीस देने के लिए मैंने रात में फ़ंक्शन किए हैं तो सुबह पढ़ाई की है। और यकीन जाने ये काम करते हुए मुझे कोई ख़ास मतलब हर किसी का अपनी एक जहनियत होती है, मेरे लिए ये काम बहुत मुश्किल था। मैं नहीं करना चाहती थी, मुझे पढ़ना था और मैंने यही बनना था जो मैं चाहती थी। मैं बहुत पढ़ने वाली बच्ची थी। तो मैं रात में जब आती थी और पैरों में पत्थर लगे से चुभ रहे होते थे और मुझे दर्द होता था, तो मेरी माँ वहाँ रो रही होती थी और मैं यहाँ रोती थी। तो मुश्किल बहुत थी, मैंने बहुत मुश्किलात से किया है, मैं मानती हूँ। लेकिन हाँ, ऐसा भी की, लेकिन उससे ज़्यादा दर्द तब होता था जब लोग कहते थे ये झूठी है, ये नहीं कर सकेगी, ये झूठ बोलती है, अब ये लोग भी डॉक्टर बनेंगे। लेकिन उस दर्द ने ना मुझे और जोश और जज्बा दिया कि मैं कर सकती हूँ। मैंने एक पेपर दिया 3rd ईयर का करके, क्योंकि पैसों का इशू था। लोग कहते हैं क्यों एक पेपर करके तुमने दिया, पैसे नहीं थे मेरे पास, मैं क्या कर सकती थी, मैंने वो किया। फिर उसके बाद मैंने 4th ईयर के पैथोलॉजी पेपर मेरा था, मैंने वो क्लियर किया। फाइनल ईयर जो कि मेरे 4 महीने पहले ही हो गया, मैंने क्लासेस जब ली उससे 4 महीने पहले ही पेपर हो गए जिससे होने थे, लेकिन वो मैंने फर्स्ट टर्म में क्लियर किए फाइनल ईयर अपना। वो इसलिए क्योंकि मुझे लगता था कि ये वो चीज़ है जिससे मैं अपना और अपनी कम्युनिटी का खोया हुआ इज़्ज़त का मुकाम वापस हासिल कर पाऊँगी। वो रवैये मुझे बताइएगा कि लोगों के आपके साथ कैसे रहे, और जब आप डॉक्टर बन गई तो अब लोगों के रवैये कैसे हैं? रवैये की बात करूं तो ऐसे रवैये थे जो मेरे पीठ पीछे ये बोलते थे कि चलो बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन मतलब मफ़हूम यही था कि वो मुझे अच्छा नहीं समझते थे, या वो कहते थे कि झूठी है, नहीं कर पाएगी ये वो। आज वही लोग हैं जिनके फेसबुक इंस्टा पर मेरी स्टोरीज़ लगी हुई हैं। आज वही लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ की पुरानी पिक्चरें उठाकर लगाई हुई हैं और लगाया हुआ प्राउड टू बी विद यू। तो मैं सोचती थी ये सच नहीं है, लेकिन वाकई ये सच है। चढ़ते सूरज को सलाम लोग करते हैं, और ये मेरा सिर्फ स्टार्ट है। MBBS मेरा एंड नहीं है, ये मैंने स्टार्ट लिया है। मैं बहुत कुछ इंशाअल्लाह, अल्लाह मेरे खालिक की मर्ज़ी हुई, क्योंकि उसकी मर्ज़ी के बग़ैर कुछ नहीं हो सकता। अगर मेरे खालिक की मर्ज़ी हुई तो मैं ऐसा बहुत कुछ करूँगी कि मेरे मरने के बाद भी मेरा नाम हिस्ट्री में लिखा जाएगा। स्पेशलाइजेशन का सोचा है आपने, किस में करेंगी? जी हाँ, मेरा इरादा फ़िलहाल FCPS का है, उसके लिए मैं तैयारी शुरू करूँगी। हाउस जॉब, अच्छा मैंने ज़्यादा फ़ैसला हाउस जॉब के दौरान करना चाहूँगी, लेकिन फ़िलहाल FCPS की तरफ मेरा ध्यान है और मैं एंडोक्रिनोलॉजी की तरफ जाना चाहती हूँ। ट्रांसजेंडर्स की हेल्थ नीड्स के ऊपर काम करना चाहती हूँ। और दूसरा ऑप्शन मेरा MPH का है, दैट्स मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ। ये 2 ऑप्शंस फ़िलहाल मैंने मेजर रखे हुए हैं। इसके अलावा मैं PMC के साथ मिलकर मेडिकल करिकुलम के अंदर ट्रांसजेंडर हेल्थ का चैप्टर ऐड करवाना चाहती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, सबसे पहले ये खबर कि आप डॉक्टर बन गई किसको दी? सबसे पहले ख़बर मैं डॉक्टर थी। अच्छा, काफ़ी लोग लड़ेंगे इस बात पर, लेकिन सबसे पहले ख़बर मैंने 2 लोगों को दी। एक मेरी माँ थी और एक वो शख्स था जिसको माशिर ने कुछ भी बोला, पर वो एज अ फ्रेंड मेरे साथ खड़ा रहा, जिसने मुझे सपोर्ट किया, चाहे वो कॉलेज जाना, चाहे कॉलेज से आना, चाहे वो कॉन्फिडेंस देना, चाहे वो मुझे मेरी माँ से मिलवाना। तो बिहाइंड द सक्सेस ऑफ दिस ट्रांस वुमेन देयर इज़ अ मैन एंड देयर इज़ अ वुमेन।
ज़बरदस्त, बहुत आपको मुबारक हो सारा गिल हमारे साथ मौजूद थी। ये एक ऐसी स्टोरी है कि हम सुनते रहें सारा से इनकी स्ट्रगल के बारे में और ये ख़त्म ना हो। हम सबको पता है कि कितनी प्रॉब्लम सारा ने जो है वो फेस की होगी, लेकिन फाइनली वो जो चाहती थी उन्होंने अचीव किया और यहाँ पर ही इसकी जो एक स्ट्रगल है वो ख़त्म नहीं हुई। सारा का ये कहना है कि वो आगे भी बहुत कुछ करना चाहती हैं और वो करके दिखाएंगी। तो ये खुसूसी गुफ्तगू आपने सुनी जो की है किरण खान ने। किरण जबरदस्त किस्म का भाई इंटरव्यू लिया एंड कूडोज टू यू। और इसी अच्छी सी बात पर हम मुबारकबाद पेश करते हैं हम सब की तरफ से जनाब सारा गिल को। और ब्रेक ले लें। अब ब्रेक ले लेते हैं, अभी आते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान और अब हम रुख करते हैं एक साइंसी मरकज का जो कि बनाया गया इसलिए बनाया गया ताकि तमाम लोग वहां पर जो दिलचस्पी है साइंस के अंदर वो उनकी बढ़ सके। बच्चे हों बड़े हों वो वहां पर जा सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे कि बताया जा रहा है सेंटर नकलो हमल, कुव्वत व हरकत, इंसानी जिस्म, आवाज़, रोशनी, फरेब नज़र जैसे साइंसी मौज़ूआत पर दिलचस्प अमली मुजाहरा वहां पर मौजूद है। आपने क्या एक्सपीरियंस किया वहां जाकर? TDF मैग्निफिसाइंग सेंटर हर उम्र की, जैसे कि आपने कहा, हर उम्र के लोगों के लिए है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो लोग हों जिन्होंने जिंदगी में कभी जो है वो एक्सपीरियंस किया हो, पढ़ाई की हो, लेकिन वो इंटरेस्ट ना हो। तो मैं आपको शर्तिया कह सकती हूँ कि आप जब यहाँ जाएंगे तो आपको अपने हर शोबे में वहां पर जब आप देखेंगे अपनी एज ग्रुप के हवाले से आपको कुछ ना कुछ जरूर ऐसा मिलेगा और वहां से आप सीख कर आएंगे। मुझे आप भी काफी वहाँ एक्टिविटीज में मसरूफ नजर आ रही हैं, तो हम चलते हैं। माया खान इस साइंसी दुनिया में गई, सैर की, अकेले की, क्या देखा आपको दिखाते हैं। सबसे सवेरे पाकिस्तान इस वक्त कहाँ पर है? क्या मैं मुल्क से बाहर कहीं हूँ? क्या मैं किसी और मुल्क में, यूरोप में, या कहीं अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में हूँ? जी नहीं, मैं कराची में हूँ। और कराची में मैं हूँ TDF का मैग्निफिसाइंग सेंटर के अंदर और इसके अभी एंट्रेंस पे खड़ी हुई हूँ और किसी और ही दुनिया में हूँ। अगर आपको साइंस से लगाव है, अगर आपको जियोग्राफी से लगाव है, अगर आपको मैथ से लगाव है और अगर आपको किसी से लगाव नहीं है लेकिन आपको नई जगहें देखने का शौक़ है, और पाकिस्तान और कराची में स्पेशली कि कराची में कौन सी नई जगह है जहाँ आज के वक्त में अब अपने बच्चों को, अपने जो ग्रोन टीनेजर्स हैं उनको, या आप खुद भी अगर आप एक्टिव हैं और आपका दिल चाहता है नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का, ये वो जगह है जहाँ पे आपको आना बहुत ज़रूरी है। और आज मैं अपनी टीम के साथ यहाँ आ गई हूँ आपको सैर कराने के लिए। सो लेट्स गो इनसाइड। मैं जा रही हूँ अस्पताल, अल्लाह ना करे किसी को भी अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़े, लेकिन यहाँ पे जो एक्चुअली हॉस्पिटल है उसकी खासियत क्या है? अगर आप चाहती हैं या चाहते हैं कि आपका बच्चा डॉक्टर बने या आपका बच्चा चाहता है कि डॉक्टर बने, तो आई थिंक यहाँ पर आना बहुत ज़रूरी है। आए, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। अब यहाँ की खासियत, यहाँ पे एक इमरजेंसी जो वो एक्चुअली एम्बुलेंस भी है। सबसे पहले तो बच्चे यहाँ पे आके प्रिटेंड करते हैं, हाँ, एक रोल मॉडल बनने के लिए, हाँ, वो लैब कोट्स पहनते हैं और वो डॉक्टर बन के इस पूरे एरिया में घूमते हैं जैसे वो डॉक्टर्स हैं। ये लैब कोट्स हैं, फिर उसके बाद हम उनको स्टेथोस्कोप और ये सब कुछ लगाते हैं। अच्छा, ये ऑपरेशन टेबल पे वो ऑपरेशन करते हैं। ओह, यानी कि वो एक्चुअली एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि कैसे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जिसको वो इसकी मदद से उठा के अलग रखते हैं। इसी तरह से हमारे पास साउंड टेबल है, हाँ, जो कि जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा की जो आवाज़ है वो बताते हैं। हमारा दिल किस तरह धड़कता है, हमारी नाक से किस तरह की आवाज़ आती है। हमारी नाक से ऐसी आवाज़ आती है? बिल्कुल। और हमारे गले से क्या आवाज़ आती है। यहाँ पे दो तरह के हैं, बिकॉज दे कैन प्ले एंड दे कैन। ये लंग्स की आवाज़ है एंड दैट इज़ योर गट साउंड। टमी जब रोल अप होती है तो ये पेट में से ऐसी आवाज़ें आती हैं जी। अरे वाह वाह वाह। ये हमारा फिक्स द टीथ है, दांतों का किस तरह से ओरल हाइजीन का ख्याल रखना हम इधर सिखाते हैं। दांत बच्चों को सामने से तो नज़र आते हैं, लेकिन जो असल है जिस तरह से अभी बच्चे कर रहे हैं एक्टिविटी, आखिर के हैं जो गम्स के पास किस तरह से उन्हें साफ रखते हैं।
और इसमें एक और जो खासियत है वो ये है कि दांत हमें ऊपर से जिस तरह नज़र आता है, बच्चे से देख सकते हैं कि उसकी रूट्स कैसी हैं। दे आर डिफरेंट, अलग अलग तरह के दांत हैं जिनकी अलग अलग तरह की रूट्स होती हैं। उनके नाम वो यहाँ से लर्न करते हैं, जानते हैं इस एग्जिबिट के थ्रू। वाह जी वाह, ओह माय गॉड। ये एम्बुलेंस है, इसमें उन्हें एम्बुलेंस का एक एक्सपीरियंस मिलता है। इसमें फर्स्ट एड बॉक्स है। ओके। और हमारी जो मैनिक्विन है इस पे बच्चे ओके। ओह, और ये लाइट भी चल रही है भाई, यानी कि इनकी हार्ट बीट चल रही है। थैंक गॉड, यू नो हम इनको सेव कर सकते हैं। वेरी गुड, जबरदस्त, वाओ। अच्छा, इसके अंदर जुब्दा आपने बताया था कि और भी कुछ चीज़ें हैं जो बच्चे सीख सकते हैं। हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर जो है वो इस जी आएगा बकायदा। ओह वाओ। जो बच्चे थोड़े सेंसिटिव होते हैं और ज़्यादा लोगों को देख के डर जाते हैं, तो उसके लिए एक हमने अलग कॉर्नर बनाया ताकि अगर वो लोगों को देख, हाँ, तो ये उनका सेंसरी कॉर्नर है जहाँ पे वो थोड़ी देर के लिए आराम कर सकते हैं, दुनिया से थोड़ा सा हट के बैठ सकते हैं। कंस्ट्रक्शन मतलब तामीराती काम, ठीक है जी। हम तामीराती एरिया में जा रहे हैं और यहाँ पे क्या क्या है? यहाँ पे भी प्ले करते हैं बच्चे अपने आप को प्रिटेंड गेम की तरह, जो सीखने का आसान तरीका है। ये जो खाली इमारत आपको नज़र आ रही है, हाँ। बच्चों को इसके अंदर मुख्तलिफ साइज़ के ब्रिक्स हैं हर ताकि उनका साइज़ और शक्ल जो एक जांचने की सलाहियत होती है वो यहाँ जिस तरह कंस्ट्रक्शन एरियाज में कन्वेयर बेल्ट्स होती हैं, तो बच्चे इनमें ब्लॉक्स को रखते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए। So cute. जी, अब हम ट्रांसपोर्ट एरिया की तरफ जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट एरिया जी, यहाँ पे हमारे 2 सेक्शन है। एक हमारा वाटर एग्जिबिट एरिया है। ओके। अब हम आपको आई जैसे कि ये टेबल आपको नज़र आ रही है, एक बहुत बड़े दरिया की तरह से बनाया गया है, राइट, क्योंकि इस पर सारी वो ट्रांसपोर्ट है कि पानी से हम किस किस तरह से मदद लेते हैं। ठीक हो गया। बिजली बनाने में, दूसरी चीज़ें जो बच्चों ने सुनी होती हैं पर उनको अंदाज़ा नहीं होता वो बनते कैसे या दिखते कैसे। बिल्कुल सही है। या पानी हम तक कैसे पहुंचता है जी। या हम जो हैं जिस तरह पानी को ज़ाया भी करते हैं, तो उससे इसकी इम्पोर्टेंस का जो है वो अंदाज़ा होगा कि पानी कितनी मुश्किलों से आता है। जी, अब ये देखिए पानी यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। जुब्दा ने अभी यहाँ पर ये पिन व्हील है, पिन व्हील डैम है, वाटर डैम ये है डैम। हाँ, बच्चों को कॉन्सेप्ट बताने के लिए कि डैम को किस तरह से पानी हम जमा करते हैं। ये निकला और ये बनी बिजली और पहुंची है आपके और मेरे घरों में। वर्ल्ड विद इन अस, यानी कि मतलब हमारे अंदर की जो दुनिया है इसको हम बिल्कुल भी नहीं जानते। ये उस हिसाब से है कि ये उस हिसाब से है कि व्हाट एग्जिस्ट इनसाइड द साइंस बेसिकली ऑफ आवर बॉडीज एंड आवर सेंसेस एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो हमारे अराउंड है। इस फ्लोर पे और क्या क्या है? ओ माय गॉड, मैं क्या पीछे पसलियां देख रही हूँ, इतनी बड़ी बड़ी रिब्स नजर आ रही है। ये पसलियां हैं। ये हमने ना प्रोपोर्शन में हमारे आर्टिस्ट ने बनवाई है, प्रोपोर्शन टू द जायंट हार्ट। हाँ, तो ये बिल्कुल प्रोपोर्शन में है दोनों। अच्छा, उसके प्रोपोर्शन में बनाई है, बिल्कुल। वाओ, जबरदस्त। ये साथ साथ जो भी जा रही है ये दिल के आर्टरीज जा रही हैं। जी जी। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि दिल में क्या क्या आर्टरीज जुड़ी हुई हैं, कहाँ से खून की रवानी होनी चाहिए, कहाँ नहीं होनी चाहिए। जी, तो आर्टरीज जैसे रेड हैं और हमारी वेन्स जो है वो। हेलो, मैं आ गई हूँ यहाँ पे भूल भुलैया पे और इधर कुछ नहीं पता, चारों तरफ मिरर्स हैं। मुझे नहीं पता मैंने कहाँ जाना है, मगर मैं कहीं ना कहीं का रास्ता तो निकालूंगी। और आप लोगों को शायद अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा और हमें यहाँ से निकलना है और हम निकलेंगे नहीं, हम यहाँ पर निकलते हैं। हमारे पास एक अदद इस तरफ आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। हाँ, ठीक हो गया। यहाँ से इधर आ जाए, वेरी गुड, आ जाए ज़बरदस्त। आए 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 और आप देखिए हम बाहर आ गए भाई। ये सो वाज आई गुड रियली? ओह माय
ग्रेविटी एक ऐसी साइंस और एक ऐसा सच जो बिल्कुल कभी डिफाइन नहीं हो सकता, बट देन अगेन इल्यूजन के ज़रिए आपको यहाँ पर बेसिकली एंटी ग्रेविटी रूम बनाया गया है यहाँ पर। और इधर क्या होता है कि अभी मैं जाऊँगी अंदर, आपको पता चलेगा और आपको लगेगा मैं ज़मीन से बहुत अलग एक जगह पर हूँ, यानी कि ग्रेविटी के बिल्कुल अगेंस्ट जा रही हूँ। और ये सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं है लेकिन इल्यूजन है, लेकिन वो इल्यूजन आपको कितना सच लगेगा, लेट्स हैव अ लुक। वो अब ये देखिए ज़मीन की तरफ मैं खिंच रही हूँ, बट मुझे अगर म्यूज़िक एक थेरेपी है। यहाँ पे आने वाले लोगों के लिए एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि हर तरह से आपके स्किल्स, आपके इंटरेस्ट को किस तरह आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं, खुद पता कर सकते हैं, रीडिस्कवर कर सकते हैं कि आपका खुद का इंटरेस्ट क्या है। आपको म्यूज़िक अच्छा लगता है, आपको साइंस अच्छी लगती है, आपको बेसिकली शायद कोई और चीज़ जो आपको यहाँ पर इंटरेस्ट आपको डेवलप कर जाए। ये जगह ऐसी है जहाँ से शायद मेरा पर्सनली खुद निकलने का इसलिए दिल नहीं चाह रहा, बिकॉज मुझे वो तमाम चीज़ें जो यहाँ पर मैं एक आम इंसान के तौर पर मिस कर रही हूँ, एंड आई थिंक मैं लेट क्यों हो गई यहाँ पर। सो ये म्यूज़िक थेरेपी है, ये पूरा एक म्यूज़िक थेरेपी रूम है जहाँ पे आप अपने म्यूज़िक स्किल्स को आकर आप बेसिकली, मेरी नज़र में तो ये स्ट्रेस रिलीफ है और कुछ भी नहीं है। एंड आई रियली विश के ये मैं बजा सकती, बट अभी नहीं, बट सम अदर टाइम फॉर श्योर। मैं इस वक्त ट्रेन योर ब्रेन के एरिया में और यहाँ पर है रिमूव 6 की टेबल। अब चैलेंज यहाँ पे बड़ा मज़ेदार सा है कि यहाँ पर कुछ हैं तकरीबन 15 स्टिक्स। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 15 स्टिक्स हैं जिनको इस शेप पर जो है, नीचे एक शेप बना हुआ है उस पर रखा गया है। ठीक है, अब गेम ये है कि आपको 10 बनाना है। ये देखिए, आप देखिए शेप देख रहे हैं, नज़र आ रहे हैं आपको। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पर जो टेबल बना हुआ है उस पर ये रख दिया। ओके, नाउ चैलेंज ये है कि मुझे 10 बनाना है। अब 10 ये मेरी मर्जी है मैं किस तरह बनाती हूँ, लेकिन चैलेंज है कि आपने सिर्फ 6 स्टिक्स निकालनी है। ओके, हियर वी गो। तो 10 जिस तरह मैंने सोचा है, देखते हैं इस तरह बनता है कि नहीं। तो 1 2 3 4 5 6। सो ये है इंग्लिश का 10 एंड आई हैव रिमूव्ड 1 2 3 4 5 6 स्टिक्स एंड आई वन। ओके, यहाँ पर हम हैं नो लेफ्ट टर्न मेज, यानी कि आपको उल्टे हाथ पे मुड़ना ही नहीं है, इस मेज से आपने गुजरना है। आई हैव अ वेरी स्वीट इंस्ट्रक्टर। मैं कोशिश करूँगी कि आप मुझे सिर्फ वहाँ नो बोलें जहाँ मैं गलत जा रही हूँ। ऑलराइट, आई ट्राई टू डू इट माई सेल्फ, अदरवाइज आई विल टेक योर हेल्प। तो वो मेरी मदद के लिए यहाँ मौजूद है, मगर इसका गेम ये है कि आपने नो लेफ्ट टर्न। सो मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ। या ओके, सॉरी, this is my left, right hand, yeah, okay, so right hand, right hand, right hand, okay, सही जा रही हूँ, 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 लेकिन यहाँ से मुझे लेफ्ट टर्न करना पड़ेगा। नो, यहाँ से राइट टर्न करूँगी, यहाँ से मैं
मैं राइट टर्न करूंगी, अगेन अ राइट टर्न, फिर मैं राइट लूंगी, अगेन अ राइट, अच्छा कीप गोइंग, गो 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 गो, अगेन अ राइट, राइट राइट राइट, कीप कमिंग, राइट, अगेन अ राइट, this one, second last, again a right, keep going, फिर अब मैं राइट पर आई, फिर मैं राइट पर आई, अब मैं आती रहूँगी, फिर मैं राइट लूँगी, राइट लूँगी, फिर मैं राइट लूँगी, यहाँ जाऊँगी, ओह, फिर मैं राइट लूँगी, फिर मैं राइट लूँगी, और फिर मैं अपने गोल पे चली जाऊँगी, ये थैंक यू। और इस वक्त मैं सेकंड फ्लोर पर हूँ मैग्निफिसेंट साइंस सेंटर के, जहाँ पर मैथमेटिक्स के हवाले से ये पूरा फ्लोर है। और पॉल होल्मस ने कहा था, जो कि एक हंगेरियन अमेरिकन मैथमेटिकल स्टैटिस्टिशियन थे, उन्होंने कहा था कि अगर मैथ्स को सीखना है तो मैथ करना पड़ेगी, यानी मैथमेटिक्स करना पड़ेगी। तो ये तो था मैथमेटिक्स का फ्लोर, और आपने पूरी सैर की मेरे साथ। अभी बहुत कुछ आप देखेंगे आकर, जब आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे। याद रखिए कि आपको और मुझको अगर ज़िंदगी में थोड़ा सा कुछ एंजॉय करना है और उसमें कुछ सीखने को भी मिल जाए, सो TTF का मैग्निफिसेंट साइंस सेंटर इज़ द प्लेस। इधर ज़रूर आइए, अपने बच्चों को लेकर आइए, बड़ों को लेकर आइए। यहाँ पर एलिवेटर्स हैं अगर व्हील चेयर में आते, क्योंकि यहाँ पर स्पेशली एबल्ड लोगों को स्टाफ में रखा गया है, और बहुत सारे ऐसे यहाँ पर इसकी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। SOPs को फॉलो किया जा रहा है, आप भी कीजिए। मास्क पहनाया जा रहा है, आप भी पहनिए। जगह जगह पर यहाँ पर सैनिटाइजर्स लगे हुए हैं, आप लोग इसको यूज़ कीजिए। यहाँ आइए, ये चांस मिस ना कीजिए। ये रौनकें बढ़ाने के लिए आपका और मेरा किरदार बहुत अहमियत रखता है। अब मैं तो चलूँ मास्क पहनकर यहाँ से बाहर, और आपने आना है यहाँ पर अंदर। बाय। और साथ साथ बढ़ते हुए लम्हात पे किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की कि क्या फ़र्क है ईमान और यकीन में। तो यकीन ये है कि कल का सूरज इंशाअल्लाह खैर व आफियत के साथ तुलू होगा, और ईमान ये है कि उस सूरज को तुलू करने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की है। तो अपने ईमान को मजबूत बनाने की अब भी दुआ कीजिए, हमारे लिए भी दुआ कीजिए, और दीजिए हम दोनों को इजाज़त। लेकिन साथ शाहज़ेब 4 बजे का रिपीट, और कल इंशाअल्लाह होगा बेस्ट ऑफ वीक, और इंशाअल्लाह मंडे को होंगे आपकी खिदमत में हाजिर 9 बजे से सवेरे पाकिस्तान में। दीजिए माया खान और शाहज़ेब अहमद को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।